Jai Hind. So, welcome to our YouTube channel. So, this is the second video of my YouTube channel. So, we are studied कि सेल का जो है कुछ बेसिक्स हम लोग ने पढ़ा हुआ था और आज हम लोग सेल को ख़त्म कर देंगे और फिर मैं जो है कल आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही पढ़ाऊँगा ना जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बनाऊँगा कि आप कॉपी भरो जो कि आप स्कूल में आज तक करते आ रहे हो, ठीक है। ऐसे करने से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं न्यूक्लियस से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 1.5x कर लेना क्योंकि थोड़ा सा लैग हो जाता है, ठीक है। तो 1.5x ज़रूर कर लेना आप। चलो न्यूक्लियस हम लोग पढ़ते हैं, स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो है एक तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है यानी टू मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, इसको आप टिक कर लो, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट कर लो, न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। और न्यूक्लियस में क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस में और क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए न्यूक्लियस जो है ये है न्यूक्लियस आपका, और ये सेल है और ये सेल में ये साइटोप्लाज्म हुआ। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है तो इसका डबल ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और डबल स्ट्रक्चर बनेगा और जो है न्यूक्लियस में जो है 3-4 चीज़ें होती है, ठीक है। अंदर तो ये जेनेटिक मटेरियल हुआ आपका, ठीक है। क्रोमेटिन हो या क्रोमोसोम, वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप कन्फ्यूजन नहीं करते। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसमें जो है जेली लाइक सब्सटेंस जो है इसमें जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस को, यानी जो लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको आप नोट करके लिखो, ठीक है। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब डबल मेम्ब्रेन होता है ये तो आपने लिख लिया। अब इसमें जो है न्यूक्लियर पोर भी होता है, जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ जो भी इसके अंदर कुछ जो मटेरियल जाता है वो उसका एंट्री और एग्जिट जो है न्यूक्लियर पोर करता है, ठीक है। इसको भी आप लिख लो, न्यूक्लियर पोर। आप स्पेलिंग देख लेना, ठीक है भाई, न्यूक्लियर पोर। और जो है ये डबल मेम्ब्रेन है तो ये बाहरी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्पेलिंग आप राइट प्लीज़ लिख लेना, चेक कर लेना आप इंटरनेट से। और एक चीज़ होती है न्यूक्लियोलस, जो कि यहाँ पे सिचुएटेड होती है। न्यूक्लियोलस क्या होती है, न्यूक्लियोलस। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रखा, आप देख लेना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, ठीक है। आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आप यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको मैं अब इरेज करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है न्यूक्लियोलस जो है उसका क्या वर्क एंड फंक्शन है, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है ये किस चीज़ में मदद करता है, ये आपको मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, और वही राइबोसोम निकल के आ जाता है कि इसमें ट्रांसफ़र होकर RER में थ्रू साइटोप्लाज्म। और ये RER क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। इसको आप कॉपी में नोट कर लो ना, ठीक है। चलिए आपको अब इनसाइड न्यूक्लियस की बात करें तो अब इनसाइड न्यूक्लियस जो होता है, मान लीजिए ये सेल है और ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। अब ये जो इसके अंदर जो होता है वो होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। और आपको अब ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें एक होता है क्रोमेटिन, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में आप अंतर नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा। आज के बाद आप कभी डाउट में नहीं रहोगे, ठीक है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये दो चीज़ होता है। इसको अगर आप लिख रहे हो तो इसको ज़रूर लिखो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स, ठीक है। आप ये दोनों चीज़ लिख लो और मैं आपको बताता हूँ कि क्रोमेटिन क्या होता है। अब जैसे क्रोमेटिन अगर आप लिखे हो आपने तो उस पर वहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लो, ठीक है। क्रोमेटिन जब होता है कि आप ये न्यूक्लियस, ये जो है बाहर जो है मैंने न्यूक्लियस बनाया है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया।
अब जो इनसाइड जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो कैसे भी ऐसे वैसे वैसे कैसे भी ये रह सकता है। तो ये इस अवस्था को, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कहते हैं इस पोजीशन को। ठीक, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। ठीक है, ये फ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, फ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं क्रोमोसोम्स में। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स कॉपी में नोट मार लें। क्रोमोसोम्स विद टाइम चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ठीक है, आप लोग बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। विद टाइम जो है चीज़ें इम्प्रूव होंगी। पिछले दिन से आज की वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है, और आपको नोट्स चाहिए होगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो आप मुझसे नोट्स भी मांग सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, ये है मेरा जो है न्यूक्लियस। अब मैंने बता दिया क्रोमेटिन क्या होता है, तो आप क्रोमोसोम्स देख लो। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जो है, अब इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का एकदम। ये मतलब एकदम मतलब इस प्रकार से रहेगा कि ये मतलब फ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो है ये किस प्रकार से बाइंड होता है, इसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है, जो कि ये PYQ है। तो आप इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने क्या समझा कि जो फ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और जो बाइंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और वो किससे बाइंड रहता है, हिस्टोन से बाइंड रहता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको पन्ना का पन्ना नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स में आपसे कुछ नहीं पूछता। अब मैं आपको बताता हूँ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में आप क्या लिख लो, एक पॉइंट लिख लेना। ये क्रोमेटिन के लिए, मैं इसको क्रोमेटिन के लिए, इसमें आप ये लिख लेना, रिमेन सेम इन डिवीज़न। ठीक है, सॉरी, रिमेन सेम इन एक्सेप्ट डिवीज़न। एक्सेप्ट डिवीज़न, डिवीज़न के अलावा मान लीजिए कि अब जब तक सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है तो क्रोमेटिन इसी प्रकार से जैसे भी फ्री हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा रहेगा। इसको आप नोट कर लेना। और जैसे ही सेल डिवीज़न की बात आती है, वही क्रोमेटिन चेंजेज होता है, क्रोमोसोम में बन जाता है सेल डिवीज़न के टाइम। सेल डिवीज़न के टाइम वही क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाता है। तो यही है आपका क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स का फंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो है आप लोग जानते हो, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि ईकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ईकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आप कॉपी में नोट कर लो इसको। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो इसका सेल साइज जो रहता है, ईकैरियोट्स का जो सेल साइज रहता है वो लार्ज रहता है। सेल साइज जो है इसका लार्ज। ठीक है, इसका स्मॉल प्रोकैरियोट का। ठीक, इसमें जो है न्यूक्लियर रीजन जो है, न्यूक्लियस जो है इसमें नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो अनडिफाइंड है, न्यूक्लियस अब्सेंट है इसमें आप ये लिख सकते हो कि न्यूक्लियस अब्सेंट है इसमें, लेकिन इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। ठीक, इतना आपने लिखा होगा। इसको मैं अभी इरेज करूँगा। इरेज करते हुए मैं आपको अब बताता हूँ कि जो है वेल डिफाइंड होगा। और देखिए, आपने ये लिखा होगा तो इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम्स, और इसमें वन क्रोमोसोम्स। ठीक, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्लांट एनिमल्स फंजाई इसमें। और इसमें क्या आएगा, बैक्टीरिया, ठीक, माइकोप्लाज्मा, यही सब चीज़ें आने वाली है इसको। ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने, मिटाता हूँ। चलिए अब हम आपको एक PYQ है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूँ। ठीक है,
आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक है, ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक और जो है ईकैरियोटिक दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड ईकैरियोट? ठीक है, तो आप लोग ने बचपन से पढ़ा आता रहा होगा, लेकिन आपने ये चीज़ कभी ध्यान दिया नहीं होगा। हो सकता है बहुत ने दिया हो और बहुत ने नहीं दिया हो, तो मैं आपको अब लिखा देता हूँ क्या चीज़ सेम होता है, कॉमन जो होता है वो दोनों में क्या होता है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। कॉमन, ठीक है, ये दोनों में होता है। ये जो है न्यूक्लिक एसिड दोनों में होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है और क्या होता है, साइटोप्लाज्म, दोनों में होता है न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और राइबोसोम होगा इसमें, चाहे उसमें, दोनों में होगा, ठीक है। सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सेल मेम्ब्रेन, और क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉमन होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। और व्हाट इज़ द डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक जो है इसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता ये प्रोकैरियोट में, ठीक। बस दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। मैंने आई हैव गिवन एग्जाम्पल्स फॉर दैट, तो आप लोग इसको उम्मीद है कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब एक टर्म आता है डिफ्यूज़न, ठीक है। सो व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला है, ठीक है। सो देयर इज़ नो नीड टू आप रिमेंबर करो डिफ्यूज़न का आप डेफिनेशन, ठीक है। बस आपको इतना मालूम रहना चाहिए कि जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव हो, लो कंसंट्रेशन, तो उसको कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। ठीक, बस इतना ही चीज़ होता है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो एक्सेप्शन मैं आपको डिफ्यूजन का अभी क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि हालांकि डिफ्यूज़न वो भी है, लेकिन ये वाटर के लिए, ठीक है। ये जो वाटर में जो चीज़ डिफ्यूज़न अगर होता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू राइट, ठीक है। आप एक चीज़ लिख लो जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कतई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर बात कर ले, सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, वो एक्सेप्शन केस मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो है वो आप जानते हो, मैंने आपको जो बताया, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सो हाँ, ये एक्सेप्शन है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बाकी आप जानते हो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है किसमें, डिफ्यूज़न में, डिफ्यूज़न हो, ठीक है। जब वहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूट लिखा रहेगा, जब वो क्वेश्चन में सॉल्यूट लिखा रहेगा तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बाकी कोई भी केस हो, एनी ऑफ द केस विल बी देयर, आप वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टिक करके आ जाना, 200% क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। बट नीड कि आप क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, बस आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ो, इम्पोर्टेंट। आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अगर आप डिफ्यूज़न का डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं आपको बोल देता हूँ एक बार। डिफ्यूज़न इज़ एन इम्पॉर्टेंट, चलिए छोड़िए डेफिनेशन पे क्या रखा है, मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ, और डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको एक्सेप्शन केस बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, जो ये 3 क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने सभी ने किशमिश देख रखा होगा, किशमिश, एवरीवन
हैज़ सीन। ठीक है, तो जब किशमिश को वाटर में आप लोग प्लेस करते हो, किशमिश को आप वाटर में प्लेस करते हो, तो क्या वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। वो सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। ठीक है, जब आपका जो है सब्सटेंस स्वेल कर जाए, तो आप इतना याद रखो कि जब स्वेल कर जाए तो हाइपोटोनिक, ठीक, इतना याद है आपको। अब आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, हाइपरटोनिक, साथ साथ एक हाइपरटोनिक का भी मार्क लिखो, हाइपरटोनिक लिखो आप। और उसमें वो जो है सब्सटेंस श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाएगा, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, और एक और केस होता है आइसोटोनिक, जब आप उस सॉल्यूशन में कुछ भी प्लेस करो, कोई चेंज है, नो चेंज। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है एंड आइसोटोनिक, जो एग्ज़ाम में ऑफन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक चीज़ बताने के बाद ये जो चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, आपको पूरा जो है सार यही मिलने वाला है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही इम्पोर्टेंट है, जो ये जो एक वर्ड, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, नॉट कि आप सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम है कि आप वहाँ पर राइट करोगे, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखना है। नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर से मैंने आपको ये बता दिया। बस आपको एक टॉपिक बताना बाकी रह गया, बाद बाकी आपका जो है ये यहाँ पे चैप्टर फिनिश है। आपको चलिए आप यहाँ तक लिख ली, होप यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, सेल डिवीज़न, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखना। सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, सेल डिवीज़न का जो है दो प्रोसेस होता है, एक होता है मिटोसिस, आप लोग बचपन से पढ़ते आया होगा, 6-7 में पढ़ा हो आपने, मिटोसिस एंड मियोसिस, ये दो चीज़ होता है। ठीक है, मिटोसिस जो होता है इसमें 2 सेल होता है, 2 डॉटर सेल होता है, सॉरी 2 डॉटर सेल, इसमें 4 डॉटर सेल, इसमें 2 डॉटर सेल, इसमें 4 डॉटर सेल। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस इज़ दैट कि जब सेल डिवीज़न विद इन सिंगल मतलब बॉडी मीन्स कि आप खुद के शरीर में आपके सेल बन रहे हैं, तो वहाँ पे होगा मिटोसिस। और अगर ये सेल डिवीज़न में प्रोसेस कर रहे हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मियोसिस होगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे 4 डॉटर सेल होंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम एज मदर सेल। बस ये दिस इज़ द डिफरेंस। आप इसको कॉपी में नोट करके रख लेना। और आपको CDS हो, NDA हो या फिर हो CAPF, इन सब के आप PYQs जो है आप करके देख लो, आपसे एक भी PYQ नहीं छूटेगा जो मैंने आपको इस चैप्टर से, सेल चैप्टर से पढ़ा रखा है। ठीक है, अगर ना बने तो प्लीज़ मेरे को बताओ, मेरे को कमेंट करो कि जो आपने सर बताया है सेल चैप्टर से ये चीज़ जो है सर नहीं हो पा रहा है, मैंने ट्राई किया, मैं इन सब एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ सर, मेरा नहीं हुआ, तो आप मुझे इसका भी कमेंट करके दिखाओ, क्योंकि सेल से जो